नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है 72 हूरों के पास। तो चलिए सुनते हैं कहानी। जेल के उस कक्ष में मासूम सी शक्ल सूरत वाले लड़के से पूछताछ चल रही थी। करीब 19-20 साल का लग रहा था और चेहरे से इतना सीधा और भोला जैसे हमें हमारे अपने बच्चे लगते हैं। कल्पना करना कठिन था कि वह एक आतंकी है। सोच रहा था कि ऐसा सीधा बच्चा कैसे आतंक के जाल में फंस गया। मैं अपने एक राजनीतिक मित्र से मिलने जेल गया था। अभी कैदियों से मिलने का वक्त नहीं हुआ था, सो मैंने इंतजार करना ही बेहतर समझा। एक पुलिस वाले ने उससे कहा, चलो अपने बारे में शुरू से बताओ। तो उस लड़के ने जो बताना शुरू किया तो मेरी हैरानियों की कोई सीमा नहीं रही। उसकी बातों से यह तो बिल्कुल साफ था कि वह पहली बार ही किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए भारत की सीमा में दाखिल कराया गया था, क्योंकि पुलिस वाला पूछ थोड़ा रहा था, पर वह लड़का अपनी बातें बड़े विस्तार से, मसलन उसे कैसी जगह ट्रेनिंग मिली, कैसे कैसे रास्तों से उसे ले जाया गया और किस नाम का व्यक्ति उससे कहाँ मिला, उसने फ़ोन पर किस से और क्या कहा, यह सब साफ साफ बता रहा था। वह घाघ या शातिर आतंकी नहीं था, नहीं तो एक पूछने पर 10 नहीं बताता। उसने बताना शुरू किया। 6 भाई बहनों के बीच मेरा चौथा नंबर था। बाप को पिछले कुछ साल पहले लकवा मार गया था, इसलिए वह सदा चारपाई पर ही पड़ा रहता था। माँ आसपास के घरों से कपड़े लाती, उन्हें सिलती और इन पैसों से जो कुछ मिलता उससे घर का थोड़ा बहुत गुजारा चलता। बड़ा भाई एक सेठ की दुकान पर लगा हुआ था, उससे छोटा घर पर ही रहता था। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। एक छोटा भाई और मैं स्कूल जाते थे। वह चौथी कक्षा में था और मैं 8वीं में। 8वीं के बाद मेरी पढ़ाई पैसे की कमी की वजह से न चल सकी और मैं बेकार हो गया। कुछ दिनों बाद मैंने सस्ते दामों पर कुछ कबाड़ इकट्ठे किए और फिर उन्हें बड़े कबाड़ियों तक पहुंचाने लगा, पर इस काम में भी मुझे घाटा हो गया। मैं बिल्कुल बेकार होकर घर बैठ गया। एक दिन एक आदमी जिसका नाम शकील था मेरे अब्बू से मिलने आया। मेरे अब्बू ने मेरे लिए उससे छोटी मोटी नौकरी दिलाने की गुजारिश की, तो वह बोला कि मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा तो मेरे साथ इसे भेज देना। करीब 1 हफ्ते बाद वो वादे के मुताबिक फिर आया और अब्बू ने मुझे उसके साथ जाने के लिए कह दिया। अम्मी ने रास्ते के लिए पराठे बांध दिए। बस स्टैंड पहुंचकर उसने किसी को फ़ोन करके कहा कि मैं जमील को भेज रहा हूं, इसे कबूल करो। उधर से जो उत्तर मिला मैं वह नहीं सुन सका। उसने कागज़ पर लिखकर एक पता दिया और कहा कि जब इस पते पर पहुंचोगे तो तुम्हें रेहान मिलेगा। उसके हाथ में लाल गुलाब का फूल होगा, तुम पहचान लेना। तुम उसके साथ चले जाना, वह तुम्हें कोई काम दिलाएगा। मैं खुश हुआ कि चलो कुछ तो काम मिलेगा, मैं बेकार तो नहीं रहूँगा। जैसे ही मैं बस से उतरा तो थोड़ी दूर पर एक आदमी हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए दिखाई पड़ा। मैंने उसके पास जाकर कहा, मुझे शकील ने भेजा है। वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, चलो। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। वह मुझे तंग गलियों से लिए जा रहा था। मुझे याद नहीं कि गलियां कितनी बार मुड़ी, पर थीं बहुत संकरी और बदबूदार। फिर वह एक खुला सा
फिर एक खुला सा मैदान हमारे सामने था। उस मैदान के एक ओर एक छोटी मस्जिद थी, जिसके साथ ही मदरसा चल रहा था। मस्जिद के नीचे एक तहखाना था, जिसमें एक समय में कोई एक अकेला ही आदमी जा सकता था, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ही सकरी थी। खैर, आगे पीछे चलते हुए हम नीचे उतरकर एक कमरे में पहुँचे, जहाँ एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी, कोई अधेड़ उम्र का, 3-4 लोगों से घिरा हुआ था। रेहान ने उससे मेरा परिचय कराया। जनाब, ये जमील है, मुजफ्फराबाद का रहने वाला, इसे कबूल कीजिए। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ले जाओ, इसका हाथ मुंह धुलाकर नाश्ता करा दो और फिर इसका काम बता दो। तो तुम वहाँ क्या काम करते थे? जी, मुझे वहाँ 50-60 लोगों के लिए नाश्ता और खाना बनाने का काम मिला। खाली समय में मुझे बंदूकें खोलना और उन्हें फिर से फिट करना तथा उनकी साफ सफाई का काम सिखाया गया। और वहाँ क्या काम होता था? जी, वहाँ 1500 लोग आते थे और वो AK-47 चलाने, बम बनाने के तरीके, छुप के दुश्मन पर वार करने और सेल्फ डिफेंस के तरीके सीखते थे। तो वहाँ तुम कितने दिन रहे? जी, वहाँ 6 महीना रहा मैं। फिर एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझे अब अपने घर जाना है। फिर उन्होंने मुझे घर आने का किराया और कुछ और रुपए दिए। रेहान ने मुझे बस में बिठाया और इस तरह मैं घर वापस आ गया। घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। अब्बू तो अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। मेरे घर से जाने से घर वालों का जो बोझ कम हो गया था, वह अब फिर से बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ मुझे रहने और खाने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता था। एक बार फिर शकील मेरे घर आया या अब्बू ने बुलाया, ये मैं विश्वास के साथ कह नहीं सकता। मुझे शकील के साथ जाने के लिए कह दिया गया। अम्मी ने रास्ते के लिए पराठे व आम का अचार रख दिया था। थोड़ी देर बाद मैं शकील के पीछे चल रहा था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम उसी पुरानी जगह पर थे। इस बार मुझे ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बना दिया गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मैं ट्रेनिंग करने लगा। इसमें मुझे हथियार चलाने, ग्रेनेड से हमला करने और रास्ते में RDX बिछाने जैसी ट्रेनिंग दी गई। साथ में मस्जिद में रोज़ रात को 2-2 घंटे एक मौलाना जी जिहाद के बारे में उत्साहित करते थे। वो बताते थे कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और उसे हमें लेकर रहना है। देश के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। जो देश के लिए कुर्बान होता है उसे 72 हुरों का साथ मिलता है, साथ ही उसे जन्नत भी नसीब होती है। और वो क्या कहते थे? हिंदुस्तानी हमारे दुश्मन हैं, हमें गजवाए हिंद करना है। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन हमें कश्मीर में शोपियां में हिंदुस्तानी कैंपों के ऊपर अटैक करने की जिम्मेदारी मिली। मुझे 2 और साथियों के साथ सरहद के पास पहुंचा दिया गया। जब हम भारतीय सरहद के बिल्कुल पास पहुंचे तो देखा हमारी ओर से भारतीयों की चौकियों पर मोर्टार दागे जा रहे थे। मैंने अपने साथियों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो उनमें से एक ने कहा, हमें भारतीय सीमा में घुसने के लिए कवर फायरिंग दी जा रही है, जिससे भारतीयों का ध्यान उधर ही रहे, हमारी ओर ना आ पाए। हमने साथ में लाए तेज औजार से सरहद पर लगे मोटे जाल को थोड़ी सी मेहनत से ही काट दिया। थोड़ी देर में हम भारतीय सीमा के अंदर थे। सुबह के 4 बज रहे थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हम कोहरे का फायदा उठाकर भारतीय कैंप के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। हम फायर करने ही वाले थे कि कुछ लोगों के ऊँटों की ठक ठक
की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर के लिए हम तीनों सांसें रोककर खड़े हो गए। बूटों की आवाज़ें धीमी होती होती अब खत्म हो गई थी। हम धीरे से उनके मैस की ओर बढ़ चले। हम उनके मैस तक जाने में कामयाब हो गए। बैरा नाश्ता लगा रहा था। हमने अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर में मैस में अफसरों की चहल पहल बढ़ गई। सब डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ चले। हमले का इससे अच्छा वक्त हमें नहीं मिल सकता था। मेरे साथियों ने इशारा किया और हमारे हाथों ने अब फायर करना शुरू कर दिया। तड़ तड़ तड़। जब तक वो कुछ समझ पाते हमने कई लाशें गिरा दी, पर उनमें से किसी ने राइफल निकालकर मेरे एक साथी को ढेर कर दिया और हम 2 साथी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। फिर भागते समय हमारा साथ छूट गया। मैं उसी कटे हुए रास्ते से सरहद पार करके झाड़ियों में छिपा रहा। लगभग 4 घंटे बीतने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मेरा दूसरा साथी यूनुस बांदीपुरा के जंगलों में छिपा हुआ है और तुम जाकर उससे संपर्क करो। मैं उसके पास जा ही रहा था कि आपने पकड़ लिया। तुम आर्मी के कैंप तक कैसे पहुँचे? जी, हमारे पास मोबाइल में GPS ऐप था। उसके सहारे हम पहले शोपियां और फिर आर्मी कैंप तक पहुंच गए। बेगुनाहों का खून बहाकर क्या मिलता है तुम लोगों को? जी, हमें बताया गया है कि जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करता है उसे 72 हूरों का साथ मिलता है। अरे बेवकूफ़, अभी जो ज़िंदगी मिली है पहले उसे तो ठीक से जी लेता। अच्छा ये बता, तेरे अब्बा ने जिस आदमी के साथ तुझे भेजा था उस आदमी ने तेरे अब्बा से क्या बताया था कि तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? मुझे यह तो नहीं मालूम, पर मेरे अब्बा ने बताया था कि वो मुझे काम सिखाएंगे और फिर सेना में नौकरी देंगे। फिर ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया गया कि हमें भारतीय फ़ौज को ही ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारे दुश्मन हैं और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी। तो क्या अमीर घरों के बच्चों को भी तुम्हारे यहाँ का ट्रेनिंग देते हैं? नहीं सर, वो हमारे जैसे गरीब परिवार के बच्चों को ही ढूंढते हैं। घर में गरीबी की वजह से हमारे घर वाले उनके साथ हमें भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें वहाँ मुफ्त में खाने पीने और रहने को मिलेगा और घर पर एक इंसान का खर्च भी कम हो जाएगा। क्या तुम जैसों के घर वाले उनसे यह भी नहीं पूछते कि वो तुम्हें किस राह पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं? नहीं सर, घर वाले इतना नहीं पूछते, और अगर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसे उस मुकाम पर पहुंचाने की ट्रेनिंग देंगे जिससे तुम्हारे बच्चों को जन्नत नसीब होगी और वहां जाने पर इसे 72 हुरों की खिदमत मिलेगी। अगर तुम्हें अपने माँ बाप से बात करने का मौका मिले तो तुम उन्हें क्या कहना चाहोगे? जी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे अब्बा, हम आपके बच्चे नून के साथ रोटी खाकर सुख चैन से जी लेंगे, लेकिन बिना सही जानकारी के हमें किसी के भी साथ न भेजो कि वो हमें मुजरिम बना दे। और अगर आप जानबूझकर हमें उनके साथ भेजते हो तो आप हमसे बढ़कर मुजरिम हो और हमसे पहले आप लोगों को ही इन जेलों की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जन्नत की 72 हूरें आपको ही मुबारक हों। हमें नहीं जाना है 72 हूरों के पास। कैदियों से मिलने का समय शुरू हो गया था। मैं वहाँ से उठकर अपने मित्र के सेल की ओर चल पड़ा। सोच रहा था जमील सच ही तो कह रहा था, और अचानक मुँह से निकला 72 हूरों के पास। धन्यवाद।